जैसे किसानों का मुद्दा है या बाकी और बेरोजगारी, आपको पता है हरियाणा के अंदर नंबर 1 पे है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर वो सफल नहीं हो पाए। तो इसलिए अगर हम ओवरऑल देखें तो बीजेपी का जो ग्राफ है ना वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन हाँ ये है कि इस बार देखो कि जिस तरह से हम कि जाट समुदाय जो है जिस तरफ जाएगा, जिस पार्टी को भी अगर वोट करेगा, सरकार उसी की बनती है। और इस बार जो जाट है भाजपा से खासा नाराज़ है, किसान की जो मांगे हैं वो पूरी ना होने की। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 और हम इस वक्त हरियाणा राज्य के रोहतक ज़िले में हैं और रोहतक ही विधानसभा क्षेत्र में हैं। वहीं एक तरफ से जहां भाजपा कैंडिडेट मनीष कुमार ग्रोवर हैं और वहीं कांग्रेस से भारत भूषण बत्रा जी हैं और कुछ दाऊ लोग बैठे हुए हैं। उनसे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि इस बार आप लोग किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दाऊ आपका न्यूज़ 20 में। जी बोलिए। दाऊ, इस वर्ष 2024 विधानसभा चुनाव में आप लोग किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार किसी की भी बनो जी, अगर अच्छी सरकार है वो जी, तो सबको अच्छी लगेगी और उसका जो इमेज है वो आपको बताएगा आगे आने वाली सरकार कैसी होगी। वर्तमान में जी, जो भी सरकार चल रही है वो एक अच्छा काम कर रही है। जी, पीछे जिन लोगों ने काम किया वो भी अच्छे किए हैं, ये नहीं है कि उन्होंने नहीं किए, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। पर कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ काम अच्छे इन्होंने भी किए हैं, गलतियां ये भी कर रहे हैं जी। और चीज़ ये है कि निर्भर करता है कि भाई आने वाली जो सरकार है वो कैसी होगी, किस प्रकार की होगी। दोनों के मैनिफेस्टो आ लिए, उन मैनिफेस्टो को आधार मान के अगर हम कोई विश्लेषण करें तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टो केवल दिखावे होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो जी। और उन मैनिफेस्टो के आधार पर इतना खर्चा सरकार जितना उन्होंने दिखा दिया उसके आधार पर वो कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम लेगी, वो कहीं किसी भी पार्टी ने नहीं बताया अभी सोर्स कहाँ होगी। जब सोर्स नहीं होगी तो जो सुविधाएं वो देना चाहते हैं वो कहाँ से देंगे, यही बात विशेष है जी। दाऊ का कहना है कि दोनों पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ भाजपा, दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दी और जिस हिसाब से फ्री के चीज़ें बांटने के लिए दोनों पार्टियों ने वादा किया है दाऊ के हिसाब से, तो वो पूर्ण नहीं हो सकती है राज्य का जो बजट है उसके हिसाब से। आपका क्या कहना है? मैं आप क्या बताऊँ आपको, जो हमारे बड़े भाई ने सब कुछ बता दिया तो ठीक बताया, ये सबसे अच्छा बताया जी। इतनी सहमति है आपकी दाऊ उनके बातों पे? दाऊ पूरी सहमति तभी तो बताया। ठीक कह रहे हैं, वो कोई गलती नहीं है नेताजी की जी, जी, बहुत तोल के बात उन्होंने कह दी जी। इस सरकार ने बथेरे काम करवाए हैं जी। आगे देखो कितनी ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है जी। हो सकता है जैसे कि कर्नाटका और हिमाचल और एक सरकार तेलंगाना जी, इनका भट्ठा बैठ गया, यूँ हमारे प्रांत का भट्ठा ना बैठ जाए जी। ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपके कहने के हिसाब से कांग्रेस की जितने राज्यों में सरकार है उन राज्यों की भट्ठा बैठ गई, ऐसी स्थिति ना आए हमारे राज्य की। हाँ, लुटा दिया पैसा तो भट्ठा तो बजट तो कम होना ही था। बजट और उधार लेना पड़ेगा तभी काम चलेगा। और राहुल गांधी जी के बारे में आपका क्या विचार है? एकदम थर्ड विचार है उसके, बाहर जाके बदनाम करता है देश को और किसी भी देश का नेता अगर हमारे देश में आता है तो एक भी शब्द अपने देश के प्रति गलत नहीं कहता। ये जब भी जाता है ना, जब भी देश के खिलाफ बोलता है, बस इतना गिला है हमें कि देश को बदनाम करता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं, उनकी अच्छी खासी जोर शोर से स्वागत होती है, देश का नाम चलता। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष जो कि 2024 लोकसभा चुनाव में बने हैं, उसके बाद वो अमेरिका जाते हैं और देश की कई चीज़ों को लेकर आलोचना करते हैं। अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला हो रहा है, सिखों को कड़ा पहनने की आज़ादी नहीं है, पाक पहनने की आज़ादी नहीं है। तो इन बातों को लेकर आप राहुल गांधी जी की बातों से कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है और वो बिल्कुल गलत कहते हैं, देश के विरुद्ध कहते हैं। ऐसे आदमी अच्छे नहीं होते देश के लिए जी, और समाज को की सोच को बिगाड़ते हैं और अपनी सोच तो उनकी बिगड़ी हुई है जी। प्रचार करते हैं हम करेंगे
अमृत की वर्षा और जहर की बुढ़िया बांटते हैं। भाई उनका कहना है कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। कोई मोहब्बत की दुकान नहीं है। मोहब्बत की दुकान हो तो फिर उन्हें उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। फिर गलत बातें क्यों कहते हैं, देश में समाज में द्वेष की भावना क्यों फैलाते हैं, ये गलत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो एलओपी हो विपक्ष का नेता, उसमें गंभीरता तो होनी चाहिए ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या क्या कह रहा हूँ, उससे समाज को कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, और देश के लिए क्या मैसेज जाएगा। और गलत मैसेज जाएगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष के नेता को सारगर्भित बातें कहनी चाहिए और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, ताकि लोग बाग उसकी अच्छाइयों को समझें और उसके विचारों से सहमत हों। परंतु इस हिसाब से तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। और समाज में द्वेष भावना नहीं बढ़ानी चाहिए, ना किसी की तुष्टिकरण करना चाहिए। वो तो जाति जनगणना की भी बात करते हैं। हाँ जी, इनके बड़ों ने तो कभी जाति गणना की बात ही नहीं की थी। नेहरू ने की नहीं, इंदिरा ने नहीं की, राजीव ने नहीं की, उसकी घरवाली ने नहीं की। तो ये जाति पाति की ले रहा है। कितने हैं ये, इसकी कौन सी जाति है, इसकी कोई जाति है, इसकी तो कोई जाति ही नहीं है, इसका धर्म है जी। आप ये बताइए, ये आपके ही बगल से पड़ोसी राज्य है दिल्ली, यहाँ पे जो राजनीतिक उठापटक चालू है, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल झूठे नैरेटिव पेश करते हैं, कोई खास काम नहीं करते। कुछ लोगों को इन्होंने बकाया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से वोट ले जाते हैं। वरना जो इसकी ओपोजिशन में पार्टी होती है उसकी तो वोटें घटती नहीं है, उतनी रहती हैं। जो ओपोजिशन इकट्ठा इसको वोट दे देता है तो इसकी सरकार बन जाती है। वरना इसने मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट के पंजाब का नाश कर दिया अब नया। उसके पास बजट नहीं है तनख्वाह देने का और पेंशन देने का। दिल्ली में तनख्वाह कितने 6 महीने दिल्ली मिली। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हम कट्टर ईमानदार हैं और हमारे ऊपर जैसे भाजपा के द्वारा लांछन लगाया जा रहा है तो हमें ऐसी कुर्सी न चाहिए, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने ही मंत्री आतिशी मारलेना जी को उन्होंने नेता घोषित कर दिया और मुख्यमंत्री पद का भी शपथ भी ले लिए। तो आपका क्या कहना। वहीं आतिशी जी का कहना है कि इस कुर्सी में हम नहीं बैठेंगे, और आज ही उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उस कुर्सी में वो नहीं बैठे थे। सीएम की जो कुर्सी जस्ट उसकी बगल से कुर्सी पे बैठी थी। हाँ, उसने उठा, उसके जो खड़ाऊँ थी ना, खड़ाऊँ उठा के उस वहाँ रख दी और अपने झूठे नैरेटिव पेश करेंगे। और क्या करेंगे, ये 13 डिपार्टमेंट उसके पास हैं, बाकी ये डिपार्टमेंट 4 जनों के पास हैं। क्या करना है इन्होंने जी, बेवकूफ़ी बनाना है। जिस जनता से मांग रहे हैं राय कि जनता कहेगी तो मैं आऊँगा। अरे जनता क्यों कहेगी, कोर्ट कहेगी। कोर्ट कहेगी तो तभी तो आना चाहिए तेरे को, वैसे कैसे आना चाहिए, वैसे तो आना ही नहीं चाहिए। गलत तरीका है। जो पेंशन 5% होती थी वो 12.5% इन्होंने कर दी शराब के ऊपर। जो ठेकेदार 50,000 रुपये देता था और छोटा ठेका ले लेता था, उनकी 5 करोड़ रुपये सिक्योरिटी रखती। बड़ी सिक्योरिटी में तो बड़े मोटे आदमी आएंगे, मोटे आदमी आएंगे तो मोटा पैसा कमाएंगे और मोटा पैसा इनको देंगे। उन्हीं के पैसे से ये आगे लड़ते रहे। ऐसे ही गुजरात में और ऐसे ही गोवा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। कुछ दाऊ उधर बैठे। हाँ दाऊ बोलिए। मैं रोहतक शहर का नुमाइंदा एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आज रोहतक शहर में हर इंसान यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मनीष ग्रोवर जी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतकर अपनी जीत दर्ज करे। और जहाँ भी जाते हैं हर जगह एक ही बात होती है कि ग्रोवर साहब को लाओ, क्योंकि ग्रोवर साहब ने रोहतक शहर में बहुत काम किए हैं जी, जो कि कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया। 5 साल बेकार हो गए। रोहतक शहर की हालत ख़राब हो गई। कोई सड़कें ठीक नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है। सिर्फ ग्रोवर साहब इसको संभाल सकते हैं, रोहतक शहर का सुधार होगा। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अपने रिश्तेदारों के, सगे संबंधियों के एक कीमती वोट ग्रोवर साहब की पेटी में जाकर उनको ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं।
धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दाऊ, आप हमें एक बात बताइए कि आपका कहना कि कांग्रेस ने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया, लेकिन इन 10 सालों से लगातार हरियाणा में भाजपा की 5 सरकार साल है। मैं तो बेटा रोहतक की बात कर रहा हूँ। 5 साल कांग्रेस वालों ने रोहतक शहर का भट्ठा बिठा दिया, सरकार तो कोई काम नहीं हुआ, सब सड़कें टूटी पड़ी हैं। अब ग्रोवर साहब की मैं आपको क्या क्या गुड क्वालिटीज बताऊं। उन्होंने ये आपके सामने फ्लाईओवर है, ये सब उन्होंने बनवाया, जितने रोड है उन्होंने बनवाए हैं। आज घरों में से कूड़ा उठाया जा रहा है ग्रोवर साहब की मेहरबानी से, जितने काम हो रहे हैं। फिर भी ग्रोवर साहब एक विधायक ना होते हुए भी हर काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप अपना कीमती वोट ग्रोवर साहब को देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। लेकिन एक तरफ से जहां कांग्रेस का दावा है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा। वैसे सच्चाई जानना चाहो तो हरियाणा में भी कांग्रेस, जहाँ भी कांग्रेस के कैंडिडेट इलेक्शन जीत के गए थे, उन्होंने कोई सुधार नहीं किया, सिर्फ अपने घर भरे हैं। पर्ची खर्ची और पर्ची पे उन्होंने नौकरियां दी हैं, जो कि भाजपा ने खर्ची पर्ची पे नौकरी नहीं दी है। जी, हरियाणा का भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने। जी जी। दाऊ जी जो बोल रहे हैं कि भाजपा के यहाँ जो कैंडिडेट है मनीष ग्रोवर जी, उनको जीतना चाहिए। उन्होंने फ्लाईओवर बनवाया और 5 सालों में यहाँ पे जो कांग्रेस के विधायक थे कुछ काम नहीं किए हैं, तो उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? देखो, ऐसा है, यहाँ पे ना पिछले 10 साल से ना बीजेपी की सरकार है जी। तो हालांकि मनीष ग्रोवर जी थे, वो इस बार एमएलए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो भी उनके हाथ में था, जो भी वो कोशिश कर सकते थे, उन्होंने काम किया। जी जी। लेकिन ओवरऑल जो हम बीजेपी की सरकार को देखें हरियाणा के अंदर, उतनी ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा है या बाकी और बेरोजगारी, आपको पता है हरियाणा के अंदर नंबर 1 पे है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर वो सफल नहीं हो पाए। तो इसलिए अगर हम ओवरऑल देखें तो बीजेपी का जो ग्राफ है ना, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि इस बार देखो कि जिस तरह से हम ये कांग्रेस वाले हैं, ये अपना जो इनका जो पत्र है, जो ये संकल्प पत्र लेके आए हैं, जो घोषणाएं लेके आए हैं, उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐसा रखा है जिसके अंदर बुजुर्गों के लिए या पेंशन की बात है या फिर बिजली मुफ्त की बात है या और भी ऐसे मुद्दे हैं। तो उसमें से ऐसा कुछ उम्मीद रखी जा सकती है कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, अच्छी सीटों के साथ आने की उम्मीद है। लेकिन कहा ऐसे जाता है कि जाट समुदाय जो है जिस तरफ जाएगा, जिस पार्टी को भी अगर वोट करेगा, सरकार उसी की बनती है। और इस बार जो जाट है भाजपा से खासा नाराज़ है। किसान की जो मांगे हैं वो पूरी ना होने के कारण उसी का खामियाजा 2024 लोकसभा में भी भाजपा को भुगतना पड़ा था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से जाट है, उन्होंने, हमने देखा कि पिछले एमपी के जो इलेक्शन हुए लोकसभा के अंदर, उनकी जो अपना ये जो एमएसपी की मांग थी वो पूरी नहीं कर पाए और उन्हें वहाँ पे बाला साइड में रोका भी गया। तो उस तरह से भी देखा जाए तो जाट इस बार जो हैं वो भाजपा से काफ़ी हद तक नाराज़ है। तो इसलिए ना जो बीजेपी है वो इस बार बैकफुट पे है जहाँ तक जाटों का सवाल है। तो इसलिए उसका जो वोट बैंक है वो इस तरफ सरकता हुआ नज़र आ रहा है और उम्मीद है कि वो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ आएगा और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा। कहे कि अभी कुछ महीने पहले ही जो भाजपा सांसद अभी बनी है मंडी से कंगना रनौत, उन्होंने एक बयान दिया था कि किसान की रैलियों में खालिस्तानी आतंकवादी भी थे। हाँ। कितनी उनकी बातों पे सच्चाई है और क्या भाजपा पार्टी को कुछ ना कुछ उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए था कि नहीं? वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने इस तरह का जो बात कही वो मुझे लगता नहीं उसका कोई आधार उनके पास कुछ इस तरह का आधार था। पर अगर आधार था भी तो इस तरह से एक पब्लिकली इस तरह के स्टेटमेंट को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका अगर आप व्यापक रूप से असर देखो तो वो एक पॉजिटिव असर नहीं जाता। पॉजिटिव असर इसलिए ना आपको कोई बात ऐसी करनी ही नहीं चाहिए जिससे कि लोगों पर और ख़ास तौर पे आम जनता पर उसका कोई बुरा असर पड़े। तो इसलिए ना मुझे नहीं लगता कि उनकी बात पे कोई इतना ज़्यादा असर पड़ा और जो उन्होंने बात कही
वो मैं सिरे से नकारता हूँ। एक एमपी को इस तरह की कोई भी बात नहीं करना चाहिए और उसका भी ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार रखने के लिए। भाई साहब से भी ले लो। नहीं, दाऊ वहाँ पे थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।